हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से हूँ, इतिहास विभाग से। और आज हम बीए पाठ प्रथम के भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा आज का अध्याय का विषय है हड़प्पा का सामाजिक जीवन। तो हड़प्पा में जो हमें अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, उनसे ये पता चलता है कि उस समय हड़प्पा में 4 जातियां के लोग निवास करते थे और ये जो समाज था 4 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग विद्वानों का रहा होगा, और अब विद्वानों में कौन है? पुजारी, ज्योतिष, चिकित्सक आदि। और दूसरा वर्ग योद्धाओं का रहा होगा। यद्यपि उत्खनन में हमें इस वर्ग का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, दुर्गों की दीवारें, प्रहरियों के लिए के बने गुंबजों से ये प्रमाण मिलता है कि उस समय नगर एवं जनपद की सुरक्षा व्यवस्था कोई योद्धा वर्ग करता होगा। तीसरा वर्ग व्यापारियों, दुकानदारों, शिल्पियों और कारीगरों का रहा होगा। और चौथा वर्ग जिसमें है वो ग्राम सेवक, किसान, श्रमिक आदि रहे होंगे। खुदाई में मिली वस्तुओं से उस समय के लोगों के विभिन्न प्रकार के काम धंधों की जानकारी मिलती है। अब परिवार समाज का क्या है? एक मूल इकाई है। तो इस बात का हमें अवशेष मिलता है कि उस युग में भी संयुक्त प्रणाली प्रचलित रही होगी। संयुक्त प्रणाली आप जानते हैं, संयुक्त प्रणाली में क्या होता है? जहाँ पर सभी लोग एक साथ रहते हैं उसको संयुक्त प्रणाली, जहाँ माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पोता सब एक साथ रहते हैं। लेकिन इस बात का भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है कि उस समय पितृसत्तात्मक परिवार थे या मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक अर्थात जहाँ पिता परिवार का मुखिया हो, मातृसत्तात्मक मतलब जहाँ माता परिवार की मुखिया हो। लेकिन उस समय बहुत सारे मूर्तियाँ, हमें इतनी सारी नारी मूर्तियाँ वहाँ पर मिली है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वहाँ मातृसत्तात्मक प्रणाली ही रही हो। अब नारी का क्या स्थान है? जब इतनी सारी मूर्ति मिली तो नारी का अपना आप में एक विशेष स्थान रहा होगा, क्योंकि आदरपूर्ण स्थान रहा है वहाँ पर। उनका मुख्य कार्य बच्चों का लालन पालन और घर को संभालना ही था। मुद्राओं पर अंकित विभिन्न नारी चित्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विशेष बात ध्यान दीजिए आप कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और वे धार्मिक सामाजिक उत्सवों में पुरुषों के साथ समान रूप से सम्मिलित होती थी। अब हम समाज में रहन सहन कैसा था वो देखें तो उस समय कोई अस्त्र शस्त्र बहुत कम मिले, अल्प मिले। तो किस बात का प्रमाण है कि वहाँ शांति थी। शांति व समृद्धि का वो लोग जीवन व्यतीत करते थे। और संपन्नता, क्योंकि वहाँ बहुत से कलश, थालियाँ, कटोरा, कटोरी, गिलास आदि हमें मिले हैं जो उनकी संपन्नता को प्रकट करते हैं। उस समय किस प्रकार के वस्त्र थे? वैसे तो खुदाई में अधिकांश जो मूर्तियाँ हैं नग्न मिली है, परंतु कई मूर्तियों पर वस्त्र भी मिले हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि सामान्यतः जो लोग हैं वे कमर तक का कोई कपड़ा पहनते थे, और उच्च वर्ग के जो लोग थे वह शरीर को ऊपर से ढकते भी थे, एक शॉल से ढकते थे। और ये जो शॉल था वह बाएं कंधे के ऊपर से दाहिनी कोख तक ओढ़ने में काम में लिया जाता था। नीचे वस्त्र वो पहनते थे सिर्फ जो निर्धन व्यक्ति थे या निचले वर्ग के व्यक्ति थे। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग थे वो ये दर्शाते थे कि हम उच्च हैं, इसीलिए वह शॉल जैसा वस्त्र अपने कंधे तक का, कमर के ऊपर धारण भी करते थे। इसी प्रकार बहुत से आभूषण भी वहाँ मिले हैं। और केश विन्यास, मेन तो केश विन्यास देखिए आप, वहाँ में शीशा और कंघी प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि वो लोग बालों को बनाते थे, बालों को डिज़ाइनिंग करते थे, बालों को बांधते थे पिन से भी। फीते मिले हैं, फीते भी कई बार सोने, चांदी और तांबे के मिले हैं हमें। कई उसमें उस्तरा मिला है, जो क्या बताता है, उस्तरा क्या काम आता है? हजामत के। तो ये स्पष्ट करता है कि कुछ लोग तो दाढ़ी रखते थे, क्योंकि मूर्तियों में कई जगह दाढ़ी और कई जगह क्लीन शेव भी मिला है। तो उस्तरा ये दर्शाता है कि उस समय के लोग जो है दाढ़ी भी रखते थे और हजामत भी करते थे। महिलाओं की जो मूर्ति मिली, स्त्रियों की जो मूर्ति मिली है, कई जगह उनको डिज़ाइनिंग करके भी बनाया गया है,
बालों को लपेट कर, मतलब जूड़ा स्टाइल में मिली है। साथ ही स्त्रियों के काजल, सूरमा, सिंदूर, बालों पर लगाने वाला पिन, इत्र, पाउडर आदि का भी हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि सब चीज़ें हमें उसमें, क्योंकि एक घोगे के एक पात्र में धूल सी कोई वस्तु प्राप्त हुई है। धूल सी वस्तु एक डब्बी में, तो क्या पाउडर ही हो सकता है? पाउडर धूल की वस्तु ही है। तो ये स्त्रियों के श्रृंगार और प्रसाधन की हमें बहुत सारी सामग्री हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। साथ ही वे आभूषण प्रेमी थे। ये सब हमें वहाँ प्राप्त खुदाई में जो प्राप्त मूर्तियाँ मिली है, उन पे जो बनावट है या उन्होंने जो पहन रखा है, उनकी मूर्तियों पर उत्कीर्ण है, उससे स्पष्ट होता है कि उस समय किस प्रकार के आभूषण प्रचलित थे। खुदाई में कंठहार, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद, कंगन, चूड़ियाँ आदि आभूषण मिले हैं, और इनको बनवाने के लिए मूल्यवान पत्थरों में सोने, चांदी, तांबे आदि का भी प्रयोग होता था। सभी लोग, चाहे धनी हो चाहे निर्धन, सभी आभूषण धारण करते थे। वो एक उसके, अगर धनी व्यक्ति है तो सोने का आभूषण धारण कर लेगा, और जो निर्धन है वो उससे कम कीमती धातु का वस्त्र आभूषण धारण कर देगा। इसी तरह से खान पान के बारे में उस समय गेहूँ, जौ, चावल, दाल, तिल, विविध फल जो है उन्हें प्राप्त हुए हैं। मुद्राओं पर हमें अंकित चित्रों से उनके मांसाहारी होने का भी प्रमाण मिलता है। शायद वो लोग मछली, गाय, सुअर, भेड़ और मुर्गे का भी मांस खाते थे। गाय, भैंस, बकरी का दूध उपयोग में किया जाता था। ये कहना मुश्किल है कि लोग दूध से घी निकालना जानते थे या नहीं। अच्छा, हड़प्पा कालीन लोगों में मद्यपान जानते ही, कहने की आवश्यकता है। तो ये कहना कठिन था कि उस समय प्रचलन में था या नहीं। अब आमोद प्रमोद भी देखें हम सामाजिक जीवन में। आमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन के साधन, कि किस प्रकार से वो मनोरंजन करते थे। तो मछली पकड़ना और शिकार करना इनके मनोरंजन के प्रिय साधन थे। कुछ मुद्रा पर तो लोगों को तीर कमान से 12 सिंघे का शिकार करते हुए भी दिखाया गया। एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें तीर कमान लिया हुआ व्यक्ति है और वह 12 सिंघा का शिकार कर रहा है। अब शिकार कर रहा है, हमें इससे क्या पता चलता है कि उस समय शिकार की व्यवस्था भी थी या शिकार होता था। अच्छा, एक अन्य मुद्रा में एक पुरुष को 2 शेरों के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है, और इससे क्या पता चलता है कि उस समय आपस में कुश्ती भी की जाती थी जानवरों के साथ। अवशेषों पर उत्कीर्ण चित्रों से पता चलता है कि वे लोग मनोरंजन के लिए सांडों को, मुर्गों को, तीतर को, बटेरों को भी लड़ाया करते थे। तो इस तरह से ये सारी मुद्राएं हमें बताती है कि उस समय मनोरंजन के विभिन्न साधन थे, या वो विभिन्न साधनों का प्रयोग करते थे, या विभिन्न मनोरंजन करते थे, अपना मनोरंजन करते थे। अच्छा, बच्चों के लिए भी उन्होंने उस समय हमें क्या क्या मिले? झुंझुने, सीटियाँ, बेल जुती हुई गाड़ियाँ, नर नारियों और पशु पक्षियों की आकृति वाले खिलौने भी मिले हैं। ये तो बड़ों के थे पहले तो, और बच्चों के भी हमें मिले हैं। अच्छा, कुछ पशु आकृति वाले खिलौने ऐसे हैं जिनका सिर हिलता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो बेल के खिलौने मिले हैं उनके गले में छेद नहीं मिला है। इससे अलग कुछ में तो ऐसा मिला है कि छेद मिला है तो रस्सी बांध के उनको बच्चे खींचते थे। अभी हम करते ना ऐसे, खिलौनों पे रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं। मिट्टी के बने गेंडे भी मिले हैं कुछ खिलौनों में। तो ये बताते हैं कि उस समय छोटे बच्चों के खिलौने भी प्रचलित थे। अच्छा, चंदहूड़ो इसका ही एक हड़प्पा सभ्यता का ही है। उसमें एक अति सुंदर अलंकृत हाथी का खिलौना मिला है। कुछ मिट्टी के बने हुए बंदर भी मिले हैं। तो यह सब थे हमारे मनोरंजन के साधन। अब शिक्षा कैसी थी उस समय? क्या शिक्षा लोग पढ़ना जानते थे? तो इसमें हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे। उन लोगों ने अपने बच्चों और युवकों के शिक्षा के विकास के लिए एक पाठ्यक्रम अवश्य ही बनाया होगा, और लिखने का काम मुख्यतः तख्तियों पर होता था। खुदाई में कुछ तख्तियाँ भी मिली है, और इन लकड़ी की इन तख्तियों पर लकड़ी की कलम जानते हैं ना, पेन, उससे लिखा जाता था। ठीक है, खुदाई में प्राप्त बाँट मिले हैं, वह दशमलव इकाइयों के आधार पर थे। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि वह दशमलव पद्धति से परिचित थे। अच्छा, भवन और नगर निर्माण की निश्चित योजना भी ये स्पष्ट करती है कि लोगों को ज्यामिति के उच्च सिद्धांतों का ज्ञान था।
तो और स्पष्ट हो रहा है कि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दी जाती थी। एक चीज़ और आप देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर या सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के प्रति गहरी रुचि इस बात का संकेत करती है कि ये लोग रोगों से बचने का उपाय भी जानते थे और उन्हें चिकित्सक संबंधी ज्ञान भी था। इस प्रकार इस पाठ्यक्रम में अंक गणित, ज्यामिति, ज्योतिषी, चिकित्सा आदि विषय के बारे में उनको जानकारी दी जाती थी। अब लिपि आप जानते हैं किसे कहते हैं? हम जब लिखते हैं उसको लिपि बोलते हैं ना। किस भाषा में लिखी हुई है? तो उर्दू में है, संस्कृत में है, हिंदी में है, देवनागरी में है, कौन सी? तो उस समय क्या लिपि थी? तो हड़प्पा सभ्यता के भग्नावशेषों से बहुत सी मुद्राएं, ताम्रपत्रों, मिट्टी के बर्तनों में अनेक प्रकार के हमें लेख मिले हैं। लेख केवल एक या दो पंक्ति वाले ही होते थे, इसीलिए इन लेखों को पढ़ने में अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। कई बार ऐसा होता है ना कि पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि उस समय की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी और लिपि का प्रत्येक चित्र अथवा चिन्ह किसी विशेष शब्द को प्रकट करता था। अब विद्वानों ने क्या कर रखा है कि 396 चित्रों की एक सूची बनाई है, कोशिश कर रहे हैं उसको पढ़ने की। अच्छा, ये लिपि कैसे लिखी जाती थी? पहली लिपि पंक्ति में दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरी बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। ठीक है। आज इस प्रकार की लिखावट को क्या कहते थे? वस्त्रोफेदन। वस्त्रोफेदन, ये आपके एक जीके का क्वेश्चन है कि इस प्रकार की लिखावट को क्या कहा जाता था। इसी तरह यहाँ पर कला के क्षेत्र में भी अगर हम जाते हैं तो भवन निर्माण, संगीत, नृत्य, ये तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये भी सब कला से संबंधित आती हैं। इसके अलावा उस समय जो मूर्तियाँ बनती थी वह पत्थर और धातु की बनी मूर्तियाँ विशेष रूप से उस समय उल्लेखनीय हैं। इन जो मूर्तियों में पत्थर की मूर्तियों का जो निर्माण किया जाता था वो साधारण पत्थर से, लाल पत्थर, नील स्फटिक या लाल स्फटिक पत्थर का भी उन्होंने प्रयोग किया। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है, पाषाण की मूर्ति, उसका अधोभाग टूटा हुआ है और जो ऊर्ध्व भाग मिला है वो बहुत अधिक सुंदर है। मूर्तियों की आंखें आदि खुली हुई होती थी, ऐसा लगता था वो मानो योगस्थ है। अपन जब योग करते हैं तो आधी खुली हुई आंखें रखते हैं ना, इसी तरह से। जब मूर्ति के सिर पर बाल व मुख पर दाढ़ी है, बालों को भी खूब सजाया गया है और अलंकरण में पच्चीकारी का कार्य भी है। और इसी तरह से हड़प्पा की जो दो मूर्तियां मिली हैं उसमें एक लाल पत्थर की बनी मानव की मूर्ति है। इस मूर्ति का भी सिर टूटकर गिर गया है, कहीं खो गया है, परंतु जो बाकी मूर्ति है वो बहुत अधिक सराहनीय है। इसी तरह से हड़प्पाई लोग विविध धातुओं से परिचित थे। वे जानते थे कि किस प्रकार से उन्हें गलाना है, पीटना है, काटना है, ढालना है, ये सब वो लोग जानते थे। मतलब मिश्रित धातु की कला से वो परिचित थे। तो इस प्रकार उन्होंने मिट्टी के बर्तन भी बनाए कला के क्षेत्र में, और उन मिट्टी के बर्तनों पर भी कई चित्र बनाए जो ये मुद्राओं पर भी हमें अंकित मिले हैं। उस समय के चित्रकार रेखाओं और बिंदुओं के माध्यम से बर्तनों पर चित्रकारी करते थे और उन पर हिरण, बकरी, खरगोश, कौवा, बतख, गिलहरी और पेड़ पौधे आदि का चित्र बनाते थे। हड़प्पा से प्राप्त बर्तनों पर मानव आकृतियां भी मिली है। एक बर्तन पर एक मछुए का चित्र मिला है जो बांस पर जाल लटकाए जा रहा है और उसके पैरों के पास मछली और कछुआ पड़े हुए हैं, और मुद्राओं पर विविध प्रकार के पशुओं को चित्रित भी किया गया है। तो ये सब चीज़ें उस समय की कला को हमें स्पष्ट करती हैं। तो ये हमने आज जो इस वीडियो में सुना वो तो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में आपको स्पष्ट हो रहा है क्या क्या आ गया था। सामाजिक जीवन में रहन सहन, खान पान, उनके आभूषण, रहने का तरीका, उस समय की कला। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर हाजिर होंगी। धन्यवाद।